हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड है। तो कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं और कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो आप लोगों को पढ़ाया गया है। बाकी आगे अगले वीडियो में जो आप और आगे पढ़ाया जाएगा टॉपिक, तो उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, एटीपी ऑब्टेन्ड बाय सेल फ्रॉम कैटाबोलिक रिएक्शन इज स्टोर्ड इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है कैटाबोलिक रिएक्शन के बाद में, श्वसन के बाद में, तो किस रूप में वो स्टोर होती है। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसका पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कहाँ स्टोर होता है, तो आपको पढ़ाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोरन पार्टिकल्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इसी के अंदर क्या होता है कि एटीपी जो है स्टोर्ड होता है कहाँ पर, हेड में। ये क्या है, हेड है। इस हेड के अंदर जो है एटीपी स्टोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पायरुविक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो एटीपी का प्रोडक्शन है एसिटाइलेशन के दौरान, यानी कि पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने में, तो वो कितना होता है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक तो कि एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितना बनता है, 2 बनता है, और 2 पायरुविक एसिड से क्या बनेंगे, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए भी बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 पायरुविक एसिड से जब 1 एसिटिल कोएंजाइम में बनते हैं, तो उस दौरान कितने एटीपी का प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 3, क्योंकि आपको मालूम है कि एक NADH+H+ जो होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो कितने एटीपी बना सकते हैं, 1 से 3 बन सकता है, तो 2 से कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो एसिटाइलेशन के दौरान कितने NADH+H+ बनते हैं, 2 बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथिल अल्कोहल इज मीडिएटेड बाई। कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथिल अल्कोहल इज मीडिएटेड बाई, यानी कि ये जो पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल बनने की जो क्रिया है, तो वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है डिकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज, डिकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज। चलिए आगे देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो पायरुविक एसिड से बनता है, तो उस दौरान क्या प्रोसेस होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस दौरान होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, उसके अलावा डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि पायरुविक एसिड से CO2 के रूप में एक कार्बन बाहर निकल जाएगा। तो एसिटिल कोएंजाइम ए में कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 कार्बन होगा। तो इसी प्रक्रिया को कहा गया है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिंक बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के बीच की कड़ी क्या है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वाला, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए इसमें करेक्ट है।
एसिटिल कोएंजाइम ए। देखिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जब ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। लेकिन जब फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के उपरांत क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम यहाँ भी बनेगा। तो जब फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। इसके अलावा प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। और रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए ही बनेगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर क्रेब्स साइकिल को रन कराएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग। यानी कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो वो कहाँ पर जो है हेल्प करता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पायरुवेट या पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम में बनता है तो उस दौरान ये एंजाइम उपयोग में आता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल इज। यानी कि टीसीए साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, वो क्या है। तो आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाई गई है। 6 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। और इस सिट्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 3 होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये इसमें सिट्रिक एसिड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस का इंड लास्ट वाला प्रोडक्ट है वो क्या है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है। इसमें क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो अलग अलग स्टेप में पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रिस्पायरेशन इन प्लांट। यानी कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कब होती है। तो पहला ऑप्शन है अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे। उसके बाद में दूसरा है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स। तीसरा है अकर्स बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। और तीसरा है ऑब्टेन रिक्वायर्ड CO2। तो इसमें ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, अकर्स बोथ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात दोनों समय श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द इंड प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन इन प्लांट आर। यानी कि रिस्पायरेशन के बाद जो इंड प्रोडक्ट होता है, लास्ट उत्पाद होते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एंड एनर्जी। इसके बाद में स्टार्च एंड O2, शुगर एंड ऑक्सीजन। और चौथा है जल और एनर्जी। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी कितना, 38 ATP। चलिए अगला क्वेश्चन, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनारोबिक रिस्पायरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। यानी कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशन में, अनाक्षी श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया फ्रक्टोज एंड वाटर, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, द कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी का सोर्स है वो क्या है। तो ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोज, ATP और NAD। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ATP है वो क्या है, उसे एनर्जी क्वाइंस कहा गया है। तो ये जो है सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बोथ बाई प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसकी आवश्यकता फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों में होती है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, सनलाइट, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम। तो इसमें दोनों में जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? वो साइटोक्रोम की है। किसकी है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम की रिक्वायरमेंट दोनों में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रकाश संश्लेषण में भी होता है और श्वसन में भी होता है। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि साइटोक्रोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो साइटोक्रोम 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? एक तो साइटोक्रोम बी होता है, इसके अलावा साइटोक्रोम सी, इसके अलावा साइटोक्रोम C1, इसके बाद में साइटोक्रोम ए, और पांचवा जो है वो साइटोक्रोम A3 है। A3 जो होता है वो कॉपर युक्त प्रोटीन है। तो कहने का मतलब यह है कि जो साइटोक्रोम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो इनकी रिक्वायरमेंट दोनों जगह होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, द नेट गेन ऑफ ATP मालिक्यूल बाई ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक कंडीशन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में जो ATP का कुल लाभ है वो कितना होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 ATP का प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक कंडीशन में होता है। 8 कैसे होता है? तो वैसे तो डायरेक्ट ATP 4 बनता है, लेकिन 2 खर्च हो जाता है ग्लाइकोलिसिस के लिए, तो 2 बचा, और 2 NADH+H+ बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडाइज होते हैं, तो 6 ATP बना के देते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 8। अगला क्वेश्चन, साइटोक्रोम आर कनेक्टेड विथ, साइटोक्रोम आर कनेक्टेड विथ, किससे कनेक्ट है ये? प्रोटीन सिंथेसिस, ये नहीं हो सकता है। सेलुलर डाइजेशन, ये भी नहीं है। सेल डिवीजन, ये भी नहीं है। सेल रिस्पायरेशन, सेल रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन से क्या है? संबंधित है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इन रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड इज, यानी रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड क्या है, कैसे बनते हैं? तो इसमें देखिए, पहला दिया गया है ऑप्शन, फॉर्म्ड ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। दूसरा है वन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। तीसरा है ब्रोकन डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड CO2। और चौथा है ऑक्सीडाइज इनटू एल्कोहल। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, इन रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड इज, यानी पायरुविक एसिड क्या करता है? तो इसमें आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोकन डाउन इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड CO2, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो ये क्या है? करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन व्हेन। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन व्हेन pyruvic acid is converted into CO2 and H2O. Pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. Sugar is converted into pyruvic acid. Glucose is converted into alcohol and CO2. तो इसमें क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कब बनेगी? जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जल के मॉलिक्यूल बनेंगे, तब होगा जब ETS में प्रोसेस होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस दौरान बनती है। अगला क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेलाइज्ड इन,
यानी जो रिस्पायरेशन में सहायक एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ही रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन इन ब्रोकन डाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय माइलेट एस्पार्टेट सेटल। माइलेट एस्पार्टेट सेटल, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के? तो सभी को मालूम होगा ये ऑप्शन, कमेंट में आप इसको लिखिएगा कि क्या हो सकता है। चलिए, तो 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउनिंग से, ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म इन व्हिच क्रेब्स साइकिल डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। यानी कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्रेब्स साइकिल जो है वो नहीं होती है, नहीं रन करती है? तो इसमें क्या ऑप्शन है? कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्रेब्स साइकिल रन नहीं करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रिफर्ड रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, यानी कि जो पहला श्वसनीय उत्पाद है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? फर्स्ट रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट है। इसके बाद में रिस्पायरेशन अकर्स इन, यानी रिस्पायरेशन कब होता है? रिस्पायरेशन कहाँ होता है? तो चलिए इसमें देखते हैं। ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क, नॉन ग्रीन सेल्स ओनली लाइट, नॉन ग्रीन सेल बोथ लाइट एंड डार्क, ऑल लिविंग सेल्स इन लाइट ओनली। तो यहाँ पर आपको मालूम ही होगा कि ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। वो दिन हो चाहे रात हो, कभी भी ये हमेशा होती रहती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल लिविंग सेल्स बोथ इन लाइट एंड डार्क। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिस्पायरेशन में टेक्स प्लेस, रिस्पायरेशन में क्या होता है या रिस्पायरेशन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द इन द absence ऑफ O2, इन द प्रेजेंस और absence ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि रिस्पायरेशन की क्रिया किसकी उपस्थिति में या किसकी अनुपस्थिति में या किसकी उपस्थिति अनुपस्थिति में होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी रिस्पायरेशन O2 के उपस्थिति में ही होता है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा दूसरा है इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऐसा भी नहीं है। इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। हाँ, ये है कि अंतर ये होता है कि अगर O2 के उपस्थिति में रिस्पायरेशन होता है तो फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिस्पायरेशन होता है तो फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2। अगला है, इन कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन। कॉमन फेज क्या होगा? तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये कॉमन है, चाहे वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो चाहे अनएरोबिक रिस्पायरेशन हो। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों जगह क्या होती है? कॉमन होती है। तो कॉमन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन, इन द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी वह कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में सहायता करता है? तो उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। यही एंजाइम है
जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने में सहायता करता है। तो ये कैसे होता है, तो जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एक एटीपी का यूज होता है, और एटीपी के अंदर का जो फास्फेट होता है वो ग्लूकोज के छठे कार्बन से जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस गिव राइज, यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में क्या प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 8 ATP 2 NADH प्लस H प्लस 2 पायरुवेट, ये सही नहीं है, गलत है। 2 ATP 2 कोएंजाइम 2 NADH प्लस H प्लस, ये भी नहीं है। 2 ATP 2 NADH H प्लस 2 पायरुवेट, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 2 ATP का लाभ होता है, 2 NADH प्लस H प्लस बनते हैं, और 2 क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मालिक्यूल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस पर मालिक्यूल ऑफ FADH2, यानी कि एक FADH2 से ऑक्सीडाइज जब होगा ये FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो कितने ATP को बना सकते हैं ये। तो ये मेन पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान देना है कि एक FADH2 2 ATP बनाने में सक्षम है। एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP का प्रोडक्शन होगा।